देखिए बिटिया, ब्रह्मांड में ना जीवन के अनंत केंद्र हैं। मैं एक जीवन का केंद्र हूँ, आपकी माँ एक जीवन का केंद्र हैं, आप एक जीवन का केंद्र हैं, आपके भाई, आपके पड़ोसी, मनुष्य जातियाँ जीवन का केंद्र हैं। और मेरे स्तर से नीचे जिनके स्तर हैं वो भी जीवन के केंद्र हैं। पशु और जीवाणु जगत और वनस्पति जगत, स्थावर जगत भी जीवन के केंद्र हैं। मेरे से ऊपर भी जीवन के केंद्र हैं, जिन्हें हम दैवीय लोक कहते हैं, जिन्हें हम दिव्य लोक के रूप में संदर्भित करते हैं। वे भी जीवन के केंद्र हैं माँ, ठीक। तो हमारे ब्रह्मांड में अनंत जीवन के केंद्र हैं बिटिया। तो केंद्र के साथ में एक नियम चलता है कि वो अपनी परिधि लिए हुए होता है। क्या? केंद्र के साथ में जब हम एक सेंटर पॉइंट बनाते हैं तो उसकी एक परिधि होती है। परिधि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सर्कल। बिटिया, एक जब सेंटर होता है तो एक सेंटर का एक सर्कल बनाते थे कि नहीं बनाते थे? तो जहां पर भी केंद्र होगा वहां पर उसकी एक सीमा रेखा होगी। होगी कि नहीं होगी? तो हम सभी लोग जीवन के अलग अलग केंद्र हैं। तो पूछना यह है कि क्या मैंने भी अपनी कुछ सीमा रेखाएं बना रखी हैं? क्योंकि केंद्र के साथ में देखिए एक बात और है चाचा, परिधि के केंद्र नहीं होते हैं, केंद्र की परिधियां होती हैं। पहले केंद्र होते हैं, उसके बाद परिधियों का निर्माण होता है। तो यह सभी तो विश्वास रखते हैं कि हाँ, जीवन में अनंत केंद्र हैं जीवन के, और हम उस जीवन के एक केंद्र के एक छोटी सी इकाई हैं। जीवन की एक हम इकाई हैं, केंद्र के रूप में जो काम कर रहे हैं। तो प्रश्न यही है आज का मेरा कि फिर मेरी परिधि कितनी है? और आपने देखा होगा परिधि जो होती है वो वृत्ताकार होती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती कि झुक एक तरफ इतनी लंबी परिधि बना लो, दूसरी तरफ छोटी सी ही बनाओ। चाचा, भोग की परिधि के ही अनुपात में त्याग की परिधि बनाएंगे। मुझे इतना ग्रहण करना है तो उसी के ग्रहण के अनुपात में ही तो त्याग की परिधि बनेगी ना। मुझे एक तो सबसे पहले अपनी परिधि का सीमांकन करना होगा, अपनी मर्यादा और अमर्यादा का। बिटिया, मुझे कितनी चीजों में फ्रीडम चाहिए, कितनी में नहीं। सीमा रेखा का तो यही मतलब होता है कि नहीं होता है? ठीक है ना कि मां? तो मैं जीवन का केंद्र हूं तो हमारा एक व्रत होना चाहिए, अनिवार्य व्रत। एक तो ये हो गई चाचा। दूसरी बात ये हो गई बेटे, मैं तभी तक या दूसरे तभी तक आदरणीय हैं जब मेरा इनकी सीमा रेखा में हस्तक्षेप ना हो, इनका मेरी सीमा रेखा में हस्तक्षेप ना हो, जिसे हम कहते हैं ना पर्सनल स्पेस। क्योंकि सबकी अपनी बनावट के ढंग हैं बाबूजी। मैं एक ढंग से बना हुआ हूं, आप दूसरे ढंग से बने हुए हैं, वे तीसरे ढंग से बने हुए हैं। है कि नहीं है मां? तो हमें अपने केंद्र और वृत्त को संभालना है, दूसरे के केंद्र और वृत्त को आदर देते हुए, मिटाते हुए नहीं।
क्या करते हुए भैया? आदर देते हुए कि हां आप भी स्थान पाए, मैं भी स्थान पाता हूं, तुम भी, मेरे विचार भी आदरणीय हैं उतने ही जितने कि आपके विचार आदरणीय हैं। और हमारी मन स्थिति के जो बड़े कारण हैं वह वस्तुएं नहीं हैं, व्यक्ति हैं संतप्त मन स्थिति के। मां मेरी उत्तेजना के अथवा उदासीनता के कारण जितने स्तर पे वस्तुएं बनती हैं उससे कहीं ज्यादा स्तरों पर व्यक्ति बनते हैं। कारण क्या है चाचा? क्योंकि वस्तुएं परिधियों के उल्लंघन के तौर पे कार्यकारी नहीं होती हैं, व्यक्ति कार्यकारी होते हैं। पुरानी किताबें जब आप देखेंगे तो वो चीजें वहीं पाएंगे जहां वो रखी गई थी। भले ही पुराने मोर पंख क्यों ना होवें, और बे मोर पंख जो एक के दो करने के लिए मैंने किताब में रख दिए थे, तो मां आज भी वे वही हैं, वैसे ही कूटस्थ हैं, नित्य हैं और स्थिर हैं, नहीं हैं। क्योंकि उन्होंने अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं किया। लेकिन व्यक्तियों के साथ में ये नियम लागू नहीं होते हैं। आप ना भी कहना चाहो तो वे कुदेरते हैं तुम्हें कि कह ही दो, और बाद में कहेंगे वो ऐसा कह रहा था। अरे हम तो चुप ही थे, हालांकि हमें तुम्हीं ने प्रदीप्त किया। हम तो चुप ही थे, लेकिन हमें किसने प्रदीप्त किया? तुम्हीं ने प्रदीप्त किया। हालांकि थोड़े से तो भीतर से हम भी होना चाहते थे, और तुमने प्रदीप्त करने के तौर पे कार्यकारी हो गए। हमने भड़ास निकाल दी और तुम कहने लगे कि वो ऐसा कह रहा था तुम्हारे संबंध में, और वो बताना भूल गए कि हम ही ने कहलवाया है। और वो तो चुप भी हो रहा था बीच बीच में, तो हमने कहा थोड़ा और कहो। वो और इतना बुरा अभी कमी है कुछ, अभी क्या है भैया? कम ही है कुछ। तो चाचा पदार्थ मैटर जो है बिटिया, वो सीमा रेखा का उल्लंघन नहीं करता है, ठीक है ना? लेकिन जो लिविंग बीइंग है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो सीमा रेखाओं का उल्लंघन करती है। वस्तुओं के प्रवेश स्वभावतः मेरे में नहीं होते हैं, वस्तुओं की स्वेच्छा से नहीं होते हैं, मेरी स्वेच्छा से होते हैं। मां किसके स्वेच्छा से चाचा? मेरी स्वेच्छा से होते हैं। और तत्संबंधी देखो मां, जैसे ही कोई प्रवेश पाता है तो उसके दो ही स्वरूप सामने आते हैं, या तो अनुकूलित होगा या अनानुकूलित होगा। या तो वो इष्ट के संयोग को लेके आएगा या तो अनिष्ट के संयोग को लेके आएगा। या तो सराग की भूमिका में कार्यकारी होगा वो मेरे जीवन में, या फिर विराग की भूमिका। तो विराग को यहां बीतराग न समझ लेना, विराग द्वेष की भूमिका में कार्यकारी होगा। तो जब सराग की भूमिका में कोई प्रवेश कर जाएगा मां, तो राग से भर जाएंगे, और विराग की भूमिका में प्रवेश करेगा तो द्वेष से भर जाएंगे, नहीं भर जाएंगे। और
अब आपके बल दो तौर पे काम करेंगे मां। जो सराग है उसके प्रति बल काम किए रहेगा कि ये बना रहे यहीं, और जो विराग की भूमिका में काम कार्यकारी है उसको बल करेगा कि ये जितना जल्दी हो सके ये दूर चला जावे मेरे से। तो अब आपका जो बल है, जिसके प्रति प्रेम से भरना था उसके प्रति प्रेम से ना भर के वो पूरा का पूरा डाइवर्ट हो गया है पकड़ से भरने पर, पकड़ से कि ये बना रहे। तो फिर वो कहता है आप तो बदल गए हो। बदलेगा तो है ही, क्योंकि इस आरंभिक भूमिका में उसका बल प्रेम पर काम कर रहा था और आगे की भूमिकाओं में पकड़ पे काम कर रहा है। समझ रहे ना? पहले पूरा का पूरा फोर्स कहां जा रहा था मां? प्रेम पर। अब अरे अभी निर्धारित थोड़ा ही था कि तुम्हारे से ही पारिग्रहण हो जाएगा, तो वहां पर तत्व के प्रेम तत्व के रूप में चीजें काम कर रही थी। अब यहां पर जैसे ये चीजें शिफ्ट हो गई तो वो पकड़ के तौर पे काम करने में लगी। अब जैसे ही हो ये मेरा बना रहे, क्योंकि दूसरे के होने के तो उपाय खत्म हो गए। इसीलिए जितनी चीजें जितने देर होती हैं पकड़ उतनी बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि हाथों के बल चूकने लगते हैं ना, और ज्यादा। वे खुद ही देखते हैं कि अब वो सौंदर्य भी कम हो गया है और वो उत्साह भी नहीं है, और अब वो विचार भी नहीं है कि जिन विचारों से ये उत्साहित हुआ करते थे। वो कहेंगे सुनो आओ तुम्हें कुछ सुनाते हैं, रहन दो हमें पता है तुम्हें क्या सुनाना है। क्यों? इतने देरों में तो एक दूसरे को हम बहुत अच्छे ढंग से समझ लेते हैं, और ये समझ लेते हैं कि इनके नजरियों में कितनी संकीर्णता है और कितनी विस्तीर्णता है। तो फिर वहां एक थकावट के कुछ रह नहीं जाता है। फिर थके हुए दो लोग एक दूसरे से शिकायत करते हैं? नहीं करते हैं। और फिर धीरे धीरे और धीरे धीरे एक उदासीनता के सिवाय कुछ रह नहीं जाता है मां। ठीक है कि नहीं है? तो ये कहां से हुआ? पुद्गलों के साथ नहीं हुआ, ये शुरुआत हुई जीव के साथ में। क्योंकि पुद्गल तो अपनी ऊर्जा के साथ जैसा पहले दिन से भरा है वैसा आज भी भरा हुआ है। व्यक्तियों ने अपनी स्थिरता और मर्यादा दोनों ही खोई, हम सभी ने। यदि आप सोच रहे हो कि पहले दिन के माधुर्य संबंधों के और आज के माधुर्य में आनुपातिक रूप से 1000% की गिरावट देखने में आती है, कारण क्या है मां? देखिए ना, कारण क्या है? यही है क्योंकि जहां पर फोर्स लगना था वो दूसरी चीजों पे फोर्स लग रहा है। वो टिका रहे उस पे ज्यादा तवज्जो है, वो पकड़ बनी रहे उस पे ज्यादा तवज्जो है बजाय इस पे कि प्रेम पूर्ण पकड़ बनी रहे। अब वो प्रेम पूर्ण पकड़ के लिए अपने जीवन का 50% भी खर्च नहीं करता है, पकड़ पे खर्च करता है। इसीलिए जैसे ही पकड़ कमजोर होती है तो जीवन में बच्चे आ जाते हैं, वो उसका काम करते हैं। बैंड का घाव लग जाता है ना तो वो लगा देते हैं। कौन सी बैंड रहती है? वो बैंडेड लगा देते हैं, और ज्यादा तो एक दूसरी बैंड ले आओ, क्योंकि वो माध्यम हो जाते हैं। कितने परिवारों में तो बच्चे सिर्फ बोलचाल के माध्यम के तौर पे ही काम कर रहे हैं। क्या है चाचा? बे बोलचाल के माध्य सब्स्टिट्यूट हैं वो आपकी बोलचाल के। और पुराने जमाने में हुआ भी करते थे, मां और पिता वे बच्चों के नाम से ही जाने जाते थे।
धर्मेंद्र भैया अभी भी हैं? हाँ, मम्मी को बुलाना है तो बिटिया का नाम ले दो, पापा को बुलाना है तो भैया का नाम ले दो। और चाचा अब देखिए, ये अपराध नहीं है, अपराध ये है जब बच्चे सब्स्टिट्यूट के तौर पे काम करेंगे। तो अपन ने जो पहले चर्चा की थी, किस चीज की? एग्जिस्टेंस और एसेंस की। तो अब देखिए वे सब्स्टिट्यूट के तौर पे काम कर रहे हैं, तो वो एग्जिस्टेंस का प्रारूप है या एसेंस का प्रारूप है? बे हम उनमें एक अर्थवत्ता खोज रहे हैं, ना कि अस्तित्व। अब खुद ही देखिए ना आप, क्योंकि आपके ही बच्चे हैं, तो आप मां उनसे अर्थ के साथ जुड़े हुए हैं, अस्तित्व के साथ नहीं। बिटिया भी सिर हिला रही है कि हाँ, कभी कभी तो हम भी ऐसा ही देख लेते हैं। उनसे कहो कि चाय बन गई है अब, क्यों? हमें तो कहना नहीं है। तो वो तो देखिए मां, जब आप यहीं देख लेते हैं, फिर जहां पर अस्तित्व, चाचा अस्तित्व अर्थ के तौर पे कार्यकारी हो जावे, तो वे उतने आदरणीय नहीं रह जाएंगे जितने वे आदरणीय होने चाहिए थे। क्योंकि मां अस्तित्व सनातन होते हैं, अर्थ सामयिक होते हैं, नहीं होते सामयिक। एक अर्थ, अभी एक अर्थ था, एक प्रयोजन पहले नहीं था, हुआ थोड़ी देर बाद प्रयोजन खत्म हो जाएगा। यही तो है ना। तो अर्थ सामयिक होते हैं और अस्तित्व शाश्वत होते हैं। तो हम जब व्यक्तियों के साथ में अर्थवत्ताओं के साथ जुड़ेंगे, तो उन्हें लगेगा कि जे तो यूज एंड थ्रो की नीति अपनाते हैं मेरे साथ में, उपयोग करो और फेंक दो की नीति अपनाते हैं ये तो मेरे साथ में। अरे अपनाते क्या है? जिस मनसा से वो पीछे जुड़ा हुआ है, वो मनसा ही शाश्वत नहीं है, तो फिर तेरे से शाश्वत थोड़ी लगाव रहेगा। आज मां और पिता के प्रति जो बच्चों के झुकाव कब तक रहते हैं? जब तक कि स्टेबल नहीं होते हैं वो। अब हम ही कमाने लगे हैं। आपके ऊपर मेरी जो निर्भरता थी किसकी? पैसे की। प्रेम की निर्भरता तो आपके पर आपसे ही नहीं हुई, क्योंकि आपने हमें प्रेम के तौर पे कम, सब्स्टिट्यूट के तौर पे ज्यादा लाए। बहुत अर्थ में देख लेना आप। तो प्रेम तो तुम्हारे से ही खत्म हो गया था। अरे जब मां दूसरी तरफ से सिरा गिर गया है, तो एक दूसरी तरफ से सिरा कितने दिन तक टिका रहेगा? जब तुम्हें ने सिरा छोड़ दिया है, तो मैं कितने दिन तक सिरा टिकाए रखूंगा? तो वो तो गिर गया है। तो अब जो अर्थवत्ता खोजी जा रही है, वो आपके जीवन का दोष है मां। क्यों? क्योंकि जीवन के प्रति हमें आदर से भरना था। किस जीवन के प्रति ये शर्त नहीं है, बस जीवन के प्रति। जो मैंने पहले भी कहा था, एक बड़े शायर ने कहा है, जैसे पुराना एक वो शेर है ना, कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो उसने बड़े होने के दोष गिनाए हैं, तो एक दूसरे कवि ने छोटे होने की उपलब्धियां गिनाई हैं। जो पहले भी मैंने कहा था कि छोटा हुआ तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक सागर जैसा स्वाद है, तू भी चख के देख। तो यहां पर इस चीज के तौर पे इसको लेना मां, कि जैसे बिंदु परिचय देता है सिंधु का, बस जैसे ही जीवन में ब्रह्मांड में अनंत जीवन है कि नहीं है? ब्रह्मांड में जीवन के अनंत केंद्र हैं, और उसमें से मैं भी एक इकाई हूं। तो
जैसे मैं एक इकाई हूं और मैं क्या चाहता हूं लोगों से, मैं चाहता हूं कि मेरे अस्तित्व को लोग वैसे स्वीकार लें जैसा मैं हूं, बिना किसी मॉडिफिकेशन के। भैया मैं तो ऐसा ही हूं, मेरी बनावट को स्वीकारना है तो स्वीकार लेना। तो जब मैं चाहता हूं, बिटिया तुम चाहती हो कि नहीं चाहती हो? या और भी लोग अलग अलग अपने रंग रूप के ढंग से, बोलचाल के ढंग से, पहनावे के ढंग से, बौद्धिमत्ता के ढंग से वो चाहते हैं मेरे जीवन के जो ढंग हैं, आप उन्हीं ढंगों के आधार पे मुझे स्वीकार लो तो बेहतर है। जब मैं ऐसा चाहता हूं तो दूसरे भी तो ऐसा ही चाहते होंगे, क्योंकि जैसे मैं जीवन की इकाई हूं तो वे भी हैं। तो आप अपने ढंगों को समझ करके दूसरे ढंगों को स्वीकार कर लें, क्योंकि जितने आदरणीय अस्तित्व के अर्थ में आप हैं, उतने ही आदरणीय अस्तित्व के अर्थ में दूसरे भी हैं। और आपने चाहा कि दूसरों को मैं काट फाट करके स्वीकार करूं, तो ये तत्व का अवर्णवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवर्णवाद हो जाएगा। क्योंकि नीम नीम होती है, आम आम होता है। आपके लिए आप आम हो और दूसरा अपने लिए नीम है। तो भैया नीम के होने के भी अपने ढंग होते हैं, आम के अपने भी ढंग होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? तो सबको अपने अपने ढंग से स्वीकार करो। हर केंद्र, मां आखिरी बात है, हर केंद्र उसकी परिधि के साथ आदरणीय होना चाहिए। यदि आप चाहो कि केंद्र को स्वीकार करता हूं परिधि में काट छांट करके, तो भैया पाओगे परिधि को मिटा देने से पाते हैं कि केंद्र भी मिट ही जाता है। तो फिर जो आपके जो दमन है एक दूसरे को, वो ठीक से चल ना पाएंगे परिवार में। तो अस्तित्व, एग्जिस्टेंस और एसेंस को ध्यान में रख करके चीजों को आगे बढ़ाएं। और आदमी के साथ एग्जिस्टेंस की शर्त जुड़ती है और वस्तुओं के साथ एसेंस की शर्त जुड़ती है। इतना गणित समझ लें और जीवन के प्रति आदर से भरें। अपने जीवन के प्रति, इनके जीवन के प्रति, इनके जीवन के प्रति और जीव मात्र के प्रति आदर से आप भरें। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर मुनि महाराज की जय। चलिए सभी